गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम है लक्ष्मी प्रमोद यादव। हमने इसके पहले भी पद्य विश्लेषण प्रश्न 2A हम कर चुके हैं, लेकिन अब हमारी बोर्ड एग्ज़ाम भी नज़दीक ही आ रही है। इसके लिए आज हम इसका पुनरावर्तन फिर से करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रश्न 2A के बाद प्रश्न 2A आता है, जो जिसका अंक भी होता है 6 अंक। 6 अंक का यह आता है। इसमें आप लोग सभी लोग जानते हैं कि कविता में से कुछ कविताएं कम कर दी गई हैं। कुल 8 कविता थी, जिसमें से अभी हमें केवल इसी वर्ष 6 कविताएं पढ़नी हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे हो, कविता मैंने यहाँ पे प्रथम इकाई के पहले मैंने लिखा है, जिसमें पहला है उड़चल हारिल, दूसरा है मेरी स्मृति और तीसरी कविता है ब्रजवासी। अभी इसकी रचना की विधा और रचनाकार के नाम से भी आप लोग भली-भांति परिचित हैं। इसी प्रकार ठीक द्वितीय इकाई के पद्य का नाम भी यहाँ पर मैंने लिखकर दिखाया है, जिसमें से 3 कविता है अकत कथ्यो न जाई, चिंता, चलो हम दीप जलाएं। इन 6 कविताओं में से आप लोगों को 2 कविता दी जाएंगी, जिसमें से आप लोगों को एक कविता लिखना अनिवार्य है। कृति पत्रिका के पद्य विभाग में प्रश्न 2A पद्य विश्लेषण से संबंधित होगा। इसमें बच्चों 2 कविताओं में से किसी एक कविता का दिए गए मुद्दों के आधार पर विश्लेषण करना होता है। जैसे कि मुद्दे मैंने निम्न प्रकार से यहाँ पर दर्शाया है। उसमें सबसे पहले आता है रचनाकार का नाम, जिसे भी 1 अंक में पूछा जाता है। यदि आप लोग रचनाकार का नाम लिख देते हैं, तो यहाँ पर बड़ी आसानी से 1 अंक को पाया जाता है। फिर है उसके बाद रचना की विधा, इसे भी 1 अंक में ही पूछा जाता है। तीसरे नंबर पे है रचना, जो कविता है उसमें से आप लोगों को कौन सी पंक्तियाँ बहुत पसंद आई है, उस पर भी 1 अंक दिया गया है। देखो, कविता भी दी गई है, उसमें मुझे कौन सी कविता की पंक्ति बहुत पसंद भी आ रही है और उस पे भी मुझे 1 अंक मिल रहा है। तो कितनी अच्छी बात है इस 1 अंक को पाने के लिए। फिर वो जो कविता के पंक्ति पसंद आई है, वो क्यों पसंद आई है, इसीलिए यहाँ पे चौथे नंबर पे दिया है पंक्तियाँ पसंद होने का कारण। वह भी आप लोगों को परीक्षा में 1 अंक का पूछा जाता है। 5वें नंबर पे है बच्चों, रचना से प्राप्त संदेश या प्रेरणा। यह हमें बोर्ड की एग्जाम में 2 अंक का पूछा जाता है। इस प्रकार कुल ये हमारे अंक कितने हो गए? 6 अंक हो गए। इस तरह से कुल मिला के यहाँ 6 अंक का पद्य विश्लेषण हमसे पूछा जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात एक और है कि प्रथम इकाई कविता में से हमें एक कविता का विश्लेषण करने के लिए कहा जाता है और अथवा में दूसरे इकाई में से एक कविता का पद्य विश्लेषण करने के लिए कहा जाता है। तो बच्चों, हमें पद्य विश्लेषण करते समय प्रथम इकाई व द्वितीय इकाई में जो सबसे अधिक कविता जिस इकाई में से आप लोगों की तैयार है, हमें उसी इकाई को सर्वप्रथम महत्व देना चाहिए, क्योंकि हमारे अथवा में हमें द्वितीय इकाई के भी कविता दिए गए होते हैं। यदि हम प्रथम इकाई को अच्छे से तैयार कर लेते हैं या द्वितीय इकाई को अच्छे से तैयार करते हैं, अर्थात आप लोगों के सामने 6 कविताएं दी गई हैं और 3 कविताएं प्रथम इकाई में से है और 3 कविताएं द्वितीय इकाई में से है। यदि समझो हम 6 को अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं और हमें इसकी भी जानकारी है कि इस 6 में से 3 कविता जो प्रथम इकाई के है, उसमें से तो 100% एक कविता आने ही वाली है और अथवा के लिए द्वितीय इकाई में से भी 100% एक कविता पूछी जाएगी। तो यदि हम दोनों इकाई में से किसी एक इकाई को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो हम
किसी एक इकाई के अथवा को छोड़कर एक इकाई को अच्छी तरह से लिख सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि यदि हम प्रथम इकाई को अच्छे से तैयार कर लेते हैं या द्वितीय इकाई को अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो अथवा में हम किसी एक इकाई को छोड़कर और किसी एक इकाई का पद्य विश्लेषण लिखकर कुल 6 अंक को प्राप्त बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। फिर से यहाँ मैंने रिपीट किया है बच्चों, ध्यान दीजिए आप लोग। प्रथम इकाई में से इस बार एसएससी बोर्ड में कुल 3 कविता पूछे जाएंगे। किस में से? प्रथम इकाई में से। और द्वितीय इकाई में से इस बार एसएससी बोर्ड में कुल 3 कविता पूछे जाएंगे। तो ये दोनों 3 मिला के कितने हो गए? 6 कविता। अर्थात दोनों प्रथम व द्वितीय इकाई मिलाकर कुल 6 कविता इस बार हमें एसएससी बोर्ड के परीक्षा में पूछे जाएंगे। अतः बच्चों, कविताओं में से किसी एक कविता का, यानी ये प्रथम और ये द्वितीय, किसी एक कविता का पद्य विश्लेषण हमें निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर करना होता है। जैसे कि शुरुआत में ही मैंने इसके बारे में बताई थी, अभी वापस फिर से मैं दोहरा रही हूँ। रचनाकार का नाम, रचना की विधा, पसंद की पंक्तियाँ, पंक्तियाँ पसंद होने के कारण, रचना से प्राप्त संदेश या प्रेरणा। अब हम जानते हैं बच्चों कि रचनाकार का नाम और रचनाकार की विधा क्या होती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब कक्षा में कविता पढ़ाई जाती है तो सबसे पहले हमारे जो अध्यापक, शिक्षक या शिक्षिका होती हैं वो हमें कविता किसने लिखी है उनके बारे में बताती हैं। वो कविता किस आधार पर लिखी गई है उसके बारे में भी जानकारी देती हैं। तो इसी प्रकार कविता जिन्होंने लिखी है उन्हें रचनाकार का नाम कहते हैं, और जिस पद में कविता लिखी गई है उसे क्या कहते हैं? रचना की विधा कहते हैं। जो कविता रचनाकार ने लिखी है उस कविता में से हमें जो भी सबसे अच्छी पंक्ति लगती है उसे पसंद की पंक्तियां कहते हैं। पंक्तियां हमें पसंद क्यों आई और पसंद आने पर उससे हमें क्या संदेश मिला या क्या प्रेरणा मिली, उसे पंक्तियां पसंद होने के कारण रचना से प्राप्त संदेश प्रेरणा में हम लिखते हैं। समझ में आया ये बच्चों अच्छे से? एक बार फिर से दोहराती हूँ कि रचनाकार का नाम और रचनाकार की विधा क्या होती है। कविता जिन्होंने लिखी है उन्हें रचनाकार का नाम कहते हैं। कभी कभी क्या होता है बच्चों कि हम रचनाकार का नाम लिखने में भी गड़बड़ी कर देते हैं। इसीलिए जब भी आप प्रथम इकाई या द्वितीय इकाई में से कोई भी तीनों कविता को अच्छी तरह से पढ़ते हैं, समझते हैं या समझो उसे याद भी कर लेते हैं, तो रचनाकार के नाम और कविता के पद में गड़बड़ी नहीं करना, क्योंकि वहीं पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये वाली कविता इन्होंने लिखी है कि दूसरे किसी रचनाकार ने लिखी है। और उसी को सोचने में हम कवि रचनाकार का जो नाम है वो लिखने में गलत कर देते हैं, तो वो एक अंक हमारे हाथ से निकल जाता है। लेकिन हमें उसे निकलने नहीं देना है। इसीलिए आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे से प्रथम इकाई के रचनाकार के नाम, उनकी विधा, पंक्तियां पसंद होने के कारण, ये तीनों एक साथ यदि आप लिख लेते हो तो आप लोगों को याद करने में भी दिक्कत नहीं आएगी और आपके दिमाग में भी वह एकदम से लॉक हो जाएगी। जो कविता रचनाकार ने लिखी है उस कविता में से हमें जो भी सबसे अच्छी पंक्ति लगती है उसे पसंद की पंक्तियां कहते हैं। अब वो पंक्तियां हमें क्यों पसंद आई, तो उस पंक्तियों को हम उसका क्यों पसंद आई उसका हम कारण लिखते हैं। अब कारण लिखने के बाद उस पंक्ति से हमें क्या संदेश मिला, क्या प्रेरणा मिली, क्या सीख मिली, तो उसे क्या कहते हैं? रचना से प्राप्त संदेश या प्रेरणा के रूप में हम उसे लिखते हैं। आइए अब हम कुछ उदाहरणों के द्वारा पद्य विश्लेषण को और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं।
कुछ उदाहरणों के माध्यम से। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने प्रश्न नंबर 1 में लिखा है, निम्नलिखित कविताओं में से किसी एक कविता का पद्य विश्लेषण निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कीजिए। जिसमें पहली प्रथम कविता में से ली गई है, उड़चल हारेल अथवा अकत कथ्यो न जाई। अब इन दो, अब एक प्रथम इकाई में से है, एक द्वितीय इकाई में से है, और मैं बार बार यही दोहरा रही हूँ कि दोनों इकाई में से किसी एक इकाई को अच्छे से कर लो। तो यहाँ पे 3 कविताओं में से ही कोई एक आएगा जिसको आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लिया है। अगर यहाँ के द्वितीय इकाई के 3 अच्छे से याद करते हो तो इसमें भी कोई एक आपको अथवा में मिल ही जाएगा, इसके ऑप्शन में ये। तो इस तरह से हमें 2 प्रश्न दिए जाएँगे, 2 कविताओं का नाम दिया जाएगा। तो जिसमें मैंने यहाँ पे उड़चल हारिल का उदाहरण लिया है, जिसमें रचनाकार का नाम। तो अब यह जो उड़चल हारिल है, यह कविता का नाम है। अब इस कविता को किसने लिखा है? तो उनका नाम है श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ये इतना नाम है ना, छोड़ देते हैं और केवल अज्ञे लिख के आ जाते हैं। तो बच्चों, खाली आधा नाम लिखने से ही हम किसी को अच्छी तरह से जान नहीं सकते हैं, क्योंकि यह अज्ञेय तो उन्हें उपाधि के रूप में मिली है। अतः आप सभी लोगों को यह पूरा उनका नाम लिखना है, श्री सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अगर आधा ही नाम लिखोगे तो यहाँ पे 1 मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। फिर दूसरे नंबर पे देखिए, रचना की विधा या उनका प्रकार, मतलब यह क्या है? उड़चल हारिल एक नाम दिया हुआ है, तो यह क्या है? तो यहाँ पर हमें बताना है कि यह उड़चल हारिल एक कविता है। ठीक है। फिर आ जाइए तीसरे नंबर पर, पसंद की पंक्तियाँ। अब इस उड़चल हारिल, यह जो कविता है, इस कविता में मुझे जो पंक्ति सबसे अच्छी लगी, बहुत पसंद आई, वो पंक्ति मैंने यहाँ पर लिख दी हूँ। तो इस कौन सी पंक्ति मैंने यहाँ पे लिखा है? काप न यद्यपि दसों दिशा में, तुझे शून्य नभ घेर रहा है। रुक न यद्यपि उपहास जगत का, तुझको पथ से हेर रहा है। अब ये मैंने पंक्तियाँ लिख दी क्योंकि ये पंक्तियाँ मुझे बहुत ही प्रिय है, बहुत ही पसंद आई। तो यहाँ पर भी मुझे 1 अंक प्राप्त हो गया। अब ये पंक्ति मुझे क्यों पसंद आई, इसका क्या कारण है? क्योंकि इस कविता में तो बहुत सारी पंक्तियाँ दी गई हुई हैं और बहुत सारी पंक्तियों को लिखा गया है। तो मुझे केवल यही पंक्ति क्यों पसंद आई, इसका क्या कारण है? तो वो कारण मैंने यहाँ पर लिखा है कि कठिनाइयों का सामना करने की प्रेरणा इस पंक्ति से मुझे मिलती है, इसीलिए मुझे यह पंक्ति बहुत ही पसंद है। समझ में आया बच्चों? फिर अब ये पंक्ति तो पसंद आ गई, और ये पंक्ति क्यों पसंद आई इसका कारण भी मैं लिख दी। तो यहाँ से मुझे पूरे 4 अंक प्राप्त हो गए। ठीक है। अब ये जो पंक्ति का कारण मैंने यहाँ पे लिखा है, तो इससे मुझे सीखने को क्या मिला, इससे मुझे क्या प्रेरणा मिली, तो वो भी तो मुझे बताना पड़ेगा ना। तो वो मैंने उसको क्या कहते हैं, रचना से प्राप्त संदेश या प्रेरणा। तो ये जो अर्थ, ये जो कारण मैंने यहाँ पे लिखा, इससे मुझे क्या सीख मिली कि विपत्ति से बिना घबराए उसका सामना करना तथा प्रगति पथ पर आगे बढ़ते जाने का संदेश मुझे इस कविता की पंक्ति से प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? कि जीवन में बहुत सारे संघर्ष आते हैं, बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, लेकिन मुझे कमजोर नहीं बनना है, मुझे उन कठिनाइयों के सामने अपने घुटने नहीं टेकना है, बल्कि हिम्मत से उन विपत्तियों को बिना घबराए उसका सामना करना है और अपने प्रगति के पथ पर बढ़ते जाना है। तो इस कविता से मुझे यही संदेश प्राप्त होता है, इसीलिए इस कविता में से यह पंक्ति मुझे अत्यधिक पसंद है, अत्यधिक प्रिय है। समझ में आया बच्चों? इस तरह से, इसी तरह हम आगे एक दूसरा उदाहरण भी देखेंगे, जिसमें देखिए मैंने लिया है, रचनाकार का नाम यहाँ पे दी हूँ, संत
नामदेव। अब ये कौन-सा है जो अकथ कथ्य न जाई, उसका भी यहाँ पे उदाहरण हमने ले लिया है। उसमें रचनाकार का नाम हमने लिख दिया कि भई वो अकथ कथ्यो न जाई किसने लिखा है, तो हमने लिख दिया संत नामदेव। अब वो क्या है? जैसे कि उड़चल हारिल कविता थी और अकथ कथ्यो न जाई यह एक पद है जो 2-4 लाइनों के माध्यम से, 4 पंक्तियों के माध्यम से हमारे सामने पुस्तक में प्रस्तुत किया गया है, तो उसकी विधा हो गई पद। फिर अब उसमें से संत नामदेव जी ने जो भी सारी पंक्तियां लिखी हैं, उन सभी पंक्तियों में से मुझे सबसे अधिक, सबसे प्रिय कौन सी पंक्ति लगी? जैसे आप लोगों की भी कोई अत्यधिक पसंदीदा पंक्ति होगी जो आपको बेहद पसंद आई होगी। उड़चल हारिल में से भी कोई ऐसी पंक्ति होगी जो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपके मन को छू गई होगी कि इस पंक्ति से मुझे बहुत ही प्रेरणा मिलती है, कुछ सीखने को मिलता है, मेरा उत्साह बढ़ जाता है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है। तो हमको वही पंक्तियाँ वहाँ पर लिखनी है और आपको पता है कि ये कविता का वहाँ पे केवल नाम दिया जाएगा, तो उसमें से जो पंक्तियाँ हैं, उसे आप अच्छी तरह से याद भी कर सकते हो, अच्छी तरह से उसके कारण को भी समझ सकते हो, उससे प्राप्त प्रेरणा संदेश को भी समझ सकते हो। उससे क्या हो जाएगा बच्चों कि जैसे ही प्रश्न 2 आ पे आप पहुँचोगे, तो आपको पता है कि इसमें तो मेरी पसंद वाली पंक्ति ये है, तो मैं झट से वही पंक्तियाँ लिख दूँगा और झट से उसका कारण लिख दूँगा, झट से प्राप्त संदेश भी लिख दूँगा। तो वो मेरे 6 नंबर तो मुझे चुटकी में ही बजाते ही मिल गए, है ना? तो मुझे ज़्यादा इस पर सोचने की आवश्यकता ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसको तो मैं बहुत अच्छी तरह से करके रखा हूँ, कर ली हूँ, तो मुझे इसमें समय भी नहीं गँवाना है और ये 6 अंक मुझे बड़े ही आसानी से प्राप्त हो जाएगी। समझ में आया बच्चों? तो आप लोगों को मैं बार-बार यही बताना चाह रही हूँ कि जो भी कविता आप प्रथम इकाई में से करोगे, उसमें के पंक्तियाँ जो पसंद वाली हैं, क्योंकि देखो बच्चों, ये पंक्तियाँ पसंद करके यदि तुम इसे याद कर लेते हो, जो भी पंक्तियों को अच्छी तरीके से, तो तुम उसे बिना हिचकिचाए अपने उत्तर पत्रिका में लिख सकते हो और तुरंत उससे लिखने के बाद उसका कारण भी लिख सकते हो, उससे रचना से प्राप्त उस प्रेरणा और संदेश भी लिख सकते हो। तो यहाँ आप लोगों को सोचने के लिए कोई समय आपका जाएगा नहीं और ये जो भी आप लिखोगे, उसे बिना देखे अपने घर में, अपने कक्षा में बार-बार रिपीट करना है, लिखने की प्रैक्टिस करना है। तब क्या हो जाएगा कि ये सारी पंक्तियाँ, कारण और रचनाकार का नाम, पद, विधा ये सब आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो क्या होता है कि पेन को ना हमारा दिमाग चलाता है। तो हम जैसे ही उस चीज़ को देखते हैं, हमारे दिमाग अपने आप बोलता है कि इसका ये उत्तर आएगा और इसे फटाफट लिख दो। समझ में आया? तो यहाँ पे मैंने क्या मेरी पंक्तियाँ लिखी हैं, हरि सरवर जन तरंग कहावे, सेवक हरि तजी कहु कंत जावे। हरि तरवर जन पंसी छाया, सेवक हरि भजी आप गवाया। अब ये पंक्तियां, ये पद की जो 4 पंक्तियां हैं वो तो मैंने लिख दी, लेकिन ये मुझे पसंद क्यों आई? क्योंकि बहुत सारी पंक्तियां थी और मैंने इसी पंक्ति को क्यों चुना? क्या कारण है मेरा इस पंक्ति को चुनने का? तो वो भी मैंने वहां पे नीचे लिख दिया कि इन पंक्तियों में कवि ने ईश्वर को स्वामी, सरोवर, वृक्ष आदि माना है तथा स्वयं को लहर, पंछी तथा छाया माना है। कवि ईश्वर को भजकर स्वयं का अस्तित्व गवा देना चाहता है। समझ में आया बच्चों? क्योंकि यहाँ पे ये जो संत नामदेव जी ने जो ये पद बताई है, उन्होंने कहा है कि ईश्वर ही इस संसार में बहुत कुछ है। क्योंकि जो ये सरोवर है, तालाब है, पेड़ है, यही सब लोग क्या है, इन्होंने इन्होंने इनको ही अपना स्वामी माना है, अपना ईश्वर माना है। क्योंकि स्वयं को लहर, तालाब के अंदर, नदी के अंदर, समुद्र के अंदर लहर उत्पन्न होती है, तो वो लहर हम हैं, क्योंकि हम ईश्वर में ही हैं, ईश्वर ने ही हमें बनाया है। पंछी तथा छाया माना है, वो क्या कहते हैं, वृक्ष, पेड़, पेड़ ही ईश्वर है, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं लेकिन हमें वापस उसी पेड़ पर ही आना है, क्योंकि वो पेड़ ही हमारा सहारा है।
तो इस तरह से वो अपनी भजन को गाकर वो अपने अपने आप को ईश्वर के अस्तित्व में गवा देना चाहते हैं, विलीन कर देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें उस इस संसार के मोह माया मोह के जाल में फंसना नहीं है। अब ये जो कविता के ये जो पद के 4 पंक्तियों के मैंने कारण तो यहाँ पे लिख दिया है। अब ये क्यों पसंद आई? इससे मुझे क्या सीख मिला? क्या प्रेरणा मिली मुझे? इस पंक्तियों के माध्यम से मुझे क्या संदेश मिला, वह मैंने वहाँ पर 5वें नंबर पे लिखा है, जिसका कुल अंक होता है 2 नंबर। 2 मार्क्स का होता है, कुल 2 अंक का। तो यहाँ पर क्या लिखा मैंने कि कवि अपनी रचना के माध्यम से भक्तों को प्रेरित करता है कि ईश्वर का नाम लेने से मानव को मुक्ति मिल जाती है, अर्थात मानव आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है। मतलब कि बार-बार इस संसार में जन्म लेने से वह मुक्त हो जाता है। उसे बार-बार इस मोह जाल वाली सृष्टि में अपना जन्म लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि वो जो यह जो संसार है वह एक माया रूपी है। अगर इसमें जो उलझ गया तो वो कभी इससे बाहर नहीं आ पाता है, और इससे बाहर यदि आप लोगों को आना है तो नामदेव जी क्या कहते हैं कि हमें सदैव ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, अपने संतों से उपदेश लेना चाहिए, प्रवचन सुनना चाहिए, अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए। तो इस चारों पद के माध्यम से मुझे यह प्रेरणा और संदेश प्राप्त हुआ। इसी तरह देखिए प्रश्न 2 फिर से मैंने यहाँ पर लिया है एक प्रश्न, निम्नलिखित कविताओं के आधार पर एक कविता का पद्य विश्लेषण निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कीजिए। यहाँ पे फिर से मैंने एक प्रथम इकाई में से कविता ली है और एक द्वितीय इकाई में से ली है। चिंता अथवा ब्रजवासी, आप लोगों को ठीक इसी प्रकार परीक्षा में पूछे जाएंगे। फिर से हमने अभी आप लोगों को अच्छी तरह से ज्ञात हो गया है, क्योंकि जब से मैंने यह शुरू की हूँ तब से मैं वही चीज़ बार बार दोहरा रही हूँ। तो शायद आप लोगों के मस्तिष्क में भी ये सारी बातें अब आ गई होगी। अब शायद मेरे बोलने से पहले ही आप अपने मन में बोल रहे होंगे कि सबसे पहले हम रचनाकार का नाम लिख देंगे, जो कि यह किसने लिखा है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया भक्त सूरदास। फिर रचना का प्रकार लिख दिया, पद लिख दिए हमने, पसंद की पंक्तियाँ लिख दी यहाँ पे हमने कि यह कौन सी उस पूरे पंक्तियों में से मुझे कौन सी पंक्ति अधिक पसंद आई, वो पंक्ति हमने यहाँ पे लिख दी। फिर पंक्तियाँ पसंद होने का कारण, यह पंक्ति मुझे क्यों पसंद आई उसका कारण भी मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर उस पंक्तियों से मुझे क्या सीख मिली, क्या प्रेरणा मिली, तो वो भी हमने यहाँ पर 5वें नंबर पर लिख दिया। जैसे कि उस पंक्ति से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि सूरदास के इन पदों से हमें यह प्रेरणा प्राप्त होती है कि जैसे नंद यशोदा कृष्ण को पालते थे, हमें भी अपने बाल बच्चों का पालन पोषण इसी प्रकार करना चाहिए। प्रेम करने वालों को पूरी निष्ठा से अपने प्रेमी को प्रेम करना चाहिए। मतलब एक माता का प्रेम जो होता है वह प्रेम बहुत ही, मतलब उस प्रेम का कोई भी मर्यादा नहीं होती है। तो इससे हमें यह सीख मिलती है कि एक माता और एक पुत्र के जो प्रेम होता है, जो उस समय भगवान श्री कृष्ण भी एक सामान्य बालक के रूप में ही यहाँ पर जन्म लिए थे, मथुरा से फिर यहाँ पर आए अपना ये यशोदा के घर आए, तो वहाँ उस तरह से हमें उनके जो बाल्यपन का पता चलता है, उसी प्रकार ठीक हमें बाल बच्चों का पालन पोषण भी करना चाहिए। फिर इसी प्रकार देखिए चिंता का भी मैंने यहाँ पर उदाहरण लिखा है। उसमें भी रचनाकार का नाम जयशंकर प्रसाद, रचना की विधा महाकाव्य अंश बता दिया है। उस पूरे चिंता की कविता में से कौन सी कविता मुझे अत्यधिक पसंद आई है, वो 4 कविता भी मैं यहाँ पर लिखती हूँ। उसके कारण क्या है, उन पंक्तियों का उसका कारण भी वहाँ पर बताया गया है। और फिर
उससे मुझे क्या संदेश या प्रेरणा प्राप्त हुई है, वो भी यहाँ पर लिखकर बताया गया है। तो इस तरह से यह पाँचों लिखने पर मैंने ये सारे सही लिख दिए हैं, तो 1-1 अंक करके मुझे यहाँ पर 6 अंक प्राप्त हो गए। अब देखो बच्चों, इतना करने के बावजूद भी यदि हम कहीं न कहीं कहीं न कहीं कुछ पंक्तियाँ भूल जाते हैं या कुछ लिखने में हमें नहीं आता है, तो अगर ये आप लोग 3 भी लिख देते हो ना, तो भी 6 में से 3 अंक भी हमारे कहीं नहीं जाएँगे। अर्थात आप लोगों को ये मैं तो यही कहूँगी कि ये 6 अंक बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलता से हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि बहुत ही समझो प्रयत्न करने के बावजूद भी यदि आप लोग इसको नहीं कर पा रहे हो, तो भी आपको यह 3 अंक तो बिना भूले लेना ही लेना है। यहाँ पे समझो कुछ भी, क्योंकि ये देखो 2 अंक का यह होता है। इस 2 अंक में से यदि आप कुछ न कुछ भी यहाँ पर लिख देते हो, तो भी आप लोगों को 1 अंक तो मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। और मैं तो ज़्यादा करके यही आप लोगों को बार-बार कहना चाहूँगी कि ये 6 अंक बड़ी ही सरलता से हम प्राप्त कर सकते हैं, केवल इस पर आपको थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि वो थोड़ा-सा ध्यान आपने यहाँ पर पहले से ही, अभी से ही प्रयत्न करके दे दिया, तो ये 6 अंक आप लोगों को लेने से कोई नहीं रोक पाएगा और बहुत ही सरलता से आप लोगों को प्राप्त हो जाएगी। इसी तरह से देखिए, फिर उदाहरण में यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो मैंने सारी कविताओं को, मतलब प्रथम इकाई के भी तीनों कविता को ले ली हूँ और द्वितीय इकाई के भी तीनों कविता को यहाँ पे मैंने दिखाया है। इसमें देखिए अभी मेरी स्मृति का भी मैंने उदाहरण लिया है। अब फिर से आप लोगों के मस्तिष्क में यह आ जाना चाहिए कि रचनाकार का नाम इसने लिख दिया, डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव। रचना की विधा हमने लिख दी कि ये मेरी स्मृति कौन-सी कविता है, तो यह एक हाइकू कविता है जो छोटे-छोटे वर्ड, छोटे-छोटे शब्दों के प्रयोग से इसे लिया जाता है। जैसे अब उस पूरी कविता में से मुझे कौन-सी पंक्ति अधिक पसंद आई है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके कारण को यहाँ पे मैं बता दी। फिर इससे प्राप्त संदेश, प्रेरणा को भी यहाँ पर मैंने दर्शाया है। इसी तरह देखिए, उसके बाद की भी कविता को भी इसी तरह से बताया गया है। चलो आज हम दीप जलाएँ, जिसके रचनाकार का नाम है सुरेंद्र नाथ तिवारी जी। यह कविता एक गीत के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत की गई है। इस गीत को अभी यदि हम विद्यालय जाते तो इस गीत को क्लास में, कक्षा में शिक्षिका हमें गाकर भी सुनाती, बच्चे भी इसे गाते और भी अच्छे से यह कविता अच्छे से हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में बैठ जाती। और उस पूरी कविता में हमें यह 3 पंक्तियाँ पसंद आई है, तो उसका कारण लिख दिए और उससे प्राप्त संदेश, प्रेरणा को हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है बच्चों, मैं यही आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह प्रश्न नंबर 2A यह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि इसे हमें किस तरह से लिखना है और इसके अंक हमें बिल्कुल ही छोड़ने नहीं हैं। यदि आप लोगों को इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। हाथ उठाइए बेटा, किसी को कुछ प्रश्न हो तो। किसी को कुछ पूछना है? मैडम ये पीपीटी टेलीग्राम में भेज दीजिए। हाँ सर। ओके मैडम, लेक्चर फिनिश करते हैं। ओके सर। थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट।